जय हिंद जय भारत। वेलकम टू आर के अकेडमी 24 चैनल में स्वागत है सभी बहन भाइयों का। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसी का एनालिसिस करेंगे और हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हमें उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, यदि अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती हैं? उल्लू है, जो कि रात में देख सकता है और उसके चेहरे के सामने आंखें होती हैं इंसानों की तरह, तो उल्लू है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा कीड़ों का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है? एक पौधा है जिसका नाम घटपर्णी है, वो कीटों का शिकार करता है। वो खुला रहता है, मुंह बंद, और एक तरह से सुगंध छोड़ता है, जिसके प्रभाव से मतलब जो कीड़े होते हैं तो उसके अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं उसके जो मुंह होता है बंद हो जाता है, उन्हीं का भक्षण करता है। तो वो इसलिए क्यों करता है? क्योंकि वो पोषक तत्व की पूर्ति के लिए करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि पक्षी के आँखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, इस कारण से पक्षी अपने गर्दन को हिलाते हैं और इधर उधर घुमाव करते हैं, झटके से हिलाते हैं क्योंकि वो उनकी पलकें भी नहीं होती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मैं कू कू की आवाज़ कू कू करती मेरा नाम क्या है? तो कोयल है, जो कि कू कू की आवाज़ कोयल ही करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो अगला देखिए इनका आंसर क्या है, मृदा को खोदकर नरम बनाना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना, ये उसका सही प्रोसेस, सही नियम है प्याज का। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ये क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, ये क्षेत्र स्थित है लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कौन सी हिरण पाई जाती है? तो आपका संघाई हिरण पाया जाता है। आपका लोकटक झील में कौन से हिरण पाई जाती है? तो आपकी संघाई हिरण पाई जाती है। अगला प्रश्न है, घास हिरण एवं बाघ में से हिरण को मार देने पर कौन सी चीज़ बच जाएगी? तो आपकी घास बाघ बच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है कि RTE 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया? दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को। RTE 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जो कि हर जगह हर स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से और 8 तक की जो शिक्षा दी जाती है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो वाइगोस्की के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो ये संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो आपका होगा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण का व्यक्ति गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हर बच्चे का जो व्यक्ति स्थिति होती है, गुण होता है, वो अगर हर बच्चे से अलग अलग होता है, एक जैसे सेम नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्त्रियों का हस्तलेखन पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है और जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है।
मतलब इसमें भिन्नता दर्शाता है कि जो स्त्रियां कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकता, जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकती, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। उत्तर ये है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो उत्तर है आपका जन्म से 2 वर्ष की आयु तक यह अवस्था कोहल वर्ग के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ये महोदय जीन पियाजे के द्वारा की गई है, जो कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। और ये पूछा भी जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें 4 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं से पूछा, तो आपको 4 अवस्थाओं पर जरूर ध्यान करना है कि 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी जी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, ये है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ये आपका आंसर होगा, इसको जरूर ध्यान करिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले एग्जाम में। जो भी एग्जाम आने वाले हैं इनमें किसी भी पूछा जा सकता है। तो जिस बहन भाई का कोई शिफ्ट आगे आने वाला हो तो ज़रूर इसको करके जाएंगे, और उससे आगे वाला जो एग्ज़ाम है सबके लिए ये अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करने के लिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे के जो बौद्धिक विकास होता है उसमें वो हमेशा बच्चे के हित में रहता है और उन्हीं के विकास के लिए मेहनत करता है, अग्रसर रहता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? ऐसे तो उत्तर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखना। अगला प्रश्न है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो आपका उत्तर हो जाए संज्ञान भावना को ये स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? तो शिक्षक का एक अध्यापक का मूल कर्तव्य होता है कि वो बच्चे में रचनात्मक और समीक्षात्मक दोनों कर्तव्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए और उसमें इस विकास का विकसित करना चाहिए विकास को। अगला प्रश्न है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए कभी भी टीचर यदि अध्यापक की कक्षा में पढ़ाता है बच्चों को, या कोई पैराग्राफ है या कोई कविता है, तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चों का कुछ तार्किक चिंतन करवाना चाहिए, उससे बच्चों को कुछ तर्क करना चाहिए, कुछ पूछने का अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चे के मन में जो चल रहा होता है उसका पता चलता है कि बच्चा आखिर क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, तो उससे हम उससे और बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय प्रेम एवं घृणा भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, जिससे हम उसको आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म में शिक्षण किस पर जोर देता है? तो कौशल पर देता है। सूक्ष्म शिक्षण किस पर जोर देता है? तो आपके कौशल शिक्षण पर जोर देता है। अगला प्रश्न है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो आपका उत्तर है अपने अनुभवों को लिखना। बच्चा अपने अनुभव को जब लिखना प्रारंभ करता है तो वही मूल्यांकन है। अब देखिए प्रश्न है फिर से बच्चों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ये है अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न है तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्वधारण से आरंभ होती है कहलाती है वो निगमनात्मक तर्क है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 29वां है अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है मतलब सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यदि बच्चा अभी कुछ बुराई करता है या अभी तक बच्चा कुछ कम सीखा है तो उसको अगर सीख मिलेगी, कुछ सिखाया जाएगा तो बच्चा और कुछ उसको बेहतर करेगा, अच्छा करेगा और यहाँ तक उसमें चेंजेस
यानी परिवर्तन आ सकता है। अब बिल्कुल परिवर्तन लाया जा सकता है बच्चे में, यदि हम चाहें या बच्चा चाहे तो। यदि बच्चा नहीं चाहता तो भी हम प्रयास करके, एक टीचर कर्तव्य होता है कि बच्चा मतलब इसमें रुचि नहीं ले रहा है तो उसके रुचि न लेने का कारण हमें देखना चाहिए, क्यों सीखना नहीं चाहता, तो उसको उसके लिए हमें बिल्कुल अग्रेसन करना चाहिए, उससे बताना चाहिए। तो एक शिक्षक कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा किस राज्य का उत्सव मना है? तो वो आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में ही रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि एक उत्सव के रूप में उसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, सभी हरे पेड़ पौधे किस के अंतर्गत आते हैं? वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी को एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? यदि हमारे चैनल पे नया है किसी बहन भाई ने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।